ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 12 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1930 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये यात्रा जो है आपको इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक का किया गया था। दांडी तक जो हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको नमक कानून तोड़ने का भी कहा जाता है। इसी घटना को, ये घटना मुख्य हुई थी नमक को तोड़ने के लिए। सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेज सरकार ने, जिसको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा करके अपने हाथों से नमक बना करके इस कानून को तोड़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सिराजुद्दौला कहां का नवाब था? सिराजुद्दौला कहां का नवाब था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। तो सबसे पहले सिराजुद्दौला के बारे में जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि 1757 में जो लड़ाई हुआ था प्लासी का, जिसमें एक तरफ सिराजुद्दौला था और एक तरफ क्या था? अंग्रेज थे, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया था। और सिराजुद्दौला जो है 1556 में जो है वो बंगाल के नवाब बने थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1556 में नवाब बने थे और 1557 में प्लासी के युद्ध में वो अंग्रेजों द्वारा हार गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि भारत में अंग्रेजों का पूरी तरह से जो है सो प्रभुत्व हो गया था। उसके बाद अंग्रेजी शासन शुरू हो गया था, ठीक, पूरी तरह से। तो सिराजुद्दौला कहां के नवाब हो गए? बंगाल के नवाब। 3 नंबर प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय कितनी रियासतें थी? अभी हम सभी जानते हैं कि टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय टोटल ऑप्शन अगर देखेंगे 561 रियासतें, 582, 560 और 562। तो उस समय टोटल 562 रियासतें थी, जिसको उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अथक प्रयास के बाद इन सभी को मिलाकर के भारत का अभिन्न अंग बनाया गया और राज्यों का निर्माण किया गया। लेकिन 3 जो है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, वो तीनों मान नहीं रहे थे। तो जूनागढ़, हैदराबाद को जो है बलपूर्वक, जूनागढ़ को जो है सो सैन्य कार्रवाई के द्वारा, और अंतिम में आपको जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान का, उनको लगा कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान उन पर चढ़ाई करके उनसे जो है जम्मू कश्मीर छीन ले, तो उन्होंने बाद में एक संधि पत्र तैयार करने के बाद जो है सो भारत को अपना राज्य सौंप दिया। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन और बनता है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा कौन थे? तो हरि सिंह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 562। 4 का, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा पूछ रहा है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। ठीक है, तो वृद्ध गंगा के बारे में अगर हम कहेंगे तो वृद्ध गंगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन आता है। एक होता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, और एक होता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछेगा आपसे तो कावेरी को कहेंगे, और दक्षिण की गंगा कहेगा तो गोदावरी को कहेगा। और ऐसे गंगा नदी का लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, और भारत और बिहार में 425 किलोमीटर गंगा नदी बहती है, जो कि बक्सर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ए में काली मिट्टी, बी में लेटराइट, सी में जलोढ़ मिट्टी या डी में लाल मिट्टी। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, जो कि कपास के फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
ये बिल्कुल नया प्रश्न है आपको। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम, गोवा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, उत्तराखंड। ठीक है। 7 का कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 462 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी कहां पड़ता है? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? तो ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में क्या हुआ था? पारित हुआ था। ठीक है। जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं सभी प्रश्न लगभग आपको कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं या फिर आने की पूर्णतः संभावना है। और आज सैटरडे है इसलिए एक ही वीडियो आएगा, कल संडे है इसलिए कल भी एक ही वीडियो आएगा, लेकिन सोमवार से प्रत्येक दिन आपको 2 वीडियो 2 पीडीएफ 25 दिनों में हम आपके कोर्स को जो है 50 मॉडल सेट के कोर्स को है वो खत्म कर देंगे। मतलब 20 जनवरी तक जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। आप लोग परेशान नहीं होइएगा। आपने कोर्स को मैं पेड किया है तो आपको पूरी तरह से जो है आपका पूरा 50 मॉडल सेट मिलेगा और जल्द मिलेगा। बस ये कि सैटरडे और संडे को जो है सर लोग थोड़ा अवकाश पर रहते हैं इसलिए एक ही वीडियो मिल पाएगा। बाकी जितने भी दिन है किसी दिन 2-4 भी हम दे सकते हैं। आपको 20 जनवरी का डेट याद रखेंगे, 20 जनवरी तक आपको सभी क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे। ठीक है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो सबसे पहले जान लीजिए 98 मीटर का है यह विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो कहां है? ये कर्नाटका में है। ऑप्शन डी कर्नाटका इज द राइट आंसर। ठीक है। और ये 98 मीटर का है। 10 नंबर प्रश्न, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? तो 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1932 में इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है। 11 का राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। राष्ट्रीय झंडा दिवस 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई या 22 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं या अन्य। ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। और इसमें जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अगर जोड़ा जाए तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आईसीसी ये क्वेश्चन 2020 में कटिहार यारों में आया था। कटिहार यारों में। ठीक है। कि आईसीसी का मुख्यालय कहां है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, आईसीसी का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु, लखनऊ, दुबई, पुणे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दुबई इज द राइट आंसर। चलिए गोदान के लेखक कौन है? ये पुस्तक से संबंधित प्रश्न आ गया। पुस्तक से संबंधित गोदान के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि, संत कबीरदास, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद इज द राइट आंसर। गोदान के बाद गबन, नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन, इन सबों के कौन हो जाएंगे? इन सबों के आपको हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। 15 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है जीके का कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर।
चीनी का कटोरा अगर पूछेगा भारत का चीनी का कटोरा तो हो जाएगा यूपी। फलों का डलिया पूछेगा तो फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। साइंस की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? मैग्नीशियम से, आयरन से, जिप्सम से, कोबाल्ट से। तो इसका हो जाएगा जिप्सम से। CaSO4 into 1/2 H2O इज द राइट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 half H2O, ठीक है। और जिप्सम से बनता है। केचुआ के कितने आंख होते हैं? केचुआ के कितने आंख होते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 8वां में ये आया हुआ था। 8वां पास जो भी ट्रेडमेंट के जवान होंगे उनको लिए बहुत महत्वपूर्ण ये आया हुआ क्वेश्चन है। 5 4 0 2। तो केचुआ के 0 आंख होते हैं, आंख होते ही नहीं है उसके। 18 का है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक पैंथेरा लियो, सर्वस एलाफस, पैंथेरा टाइग्रिस, मेटिटिमस कॉर्नेवेरा। तो क्या हो जाएगा बाघ का? बाघ जो है कि हमारा राष्ट्रीय क्या है? पशु है, पशु है, राष्ट्रीय पशु। और पैंथेरा टाइग्रिस जो हो जाएगा बंगाल टाइगर है। ये पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम होगा। मानव का होमोसेपियन होता है। आम का मेंजिफेरा इंडिका होता है। गाय का बोस इंडिकस होता है। इस तरह से याद रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न, मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती है? ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। कान के जगह पर एक भी लगाया है, आपके दिमाग में आ गया होगा 6। तो भैया ये तो कान में होता है ना। यहां एक कान पूछे हुआ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, पूछा हुआ। तो भैया एक कानों की संख्या होती है 2, 1 और 1 2। तो 3 होगा, 3 होगा तब ना 6 होगा। समझिए। तो ऑप्शन देखिए 2 5 3 7। बाद में मत कहिएगा सर गलत बता रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है यह कि मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियां ही होती है, दोनों कान मिलाकर 6 हड्डियां होती है। समझिए। क्या हो जाएगा? 3 हड्डियां हो जाएगी। कानों में हड्डियों की संख्या 6 होती है, एक कानों में 3 होती है। चलिए, रबर को कठोर करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबर को कठोर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? आयरन, सल्फर, कोबाल्ट, पोटेशियम। तो भैया मिलाया जाता है सल्फर, ऑप्शन बी। 21 का कहता है निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, जो सबसे ले सके? एक तो होता है सर्वदाता, सर्वदाता तो ओ जानते हैं जो सबको दे देता है, दिल दरिया। लेकिन लेने वाला कौन है भैया? ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव जो है वो केवल लेता है और देता केवल अपने ग्रुप को है। ए बी को ही देता है, ठीक है, लेकिन ओ सबको देता है। सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क होता है? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क होता है? तांबा, सोना, टीन, एल्युमिनियम, ठीक है। तो बॉक्साइड किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। Al एल्युमिनियम का होता है यह अयस्क। 33 का थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। थर्मामीटर में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो पानी, लोहा, पारा, तेल। क्या हो जाएगा? पारा। ताप पर क्या होता है? पिघलता है। 24 निम्न में से कौन हृदय घात, हार्ट अटैक का कारण पूछ रहा है? हार्ट अटैक किससे होता है? रक्त प्रोटीन से, रक्त शर्करा से, रक्त यूरिया से, कोलेस्ट्रॉल से। तो हम सभी जानते हैं कोलेस्ट्रॉल, डी नंबर इज द राइट आंसर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण क्या होता है? हार्ट अटैक कर जाता है आदमी का, ठीक है। इसलिए पापा को टेंशन नहीं दीजिए, पढ़ाई कीजिए और आप भी टेंशन नहीं लीजिए। 30 जनवरी को एग्जाम होगा, बढ़िया से पढ़िए, नौकरी कीजिए, पप्पा को उम्र 5 साल बढ़ जाएगा। 25 का सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो सोडियम का पहले परमाणु क्रमांक तो 11 होता है, ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो ये। अब देखिए SO SD Na Nu। तो क्या होता है? सी नंबर Na इज द राइट आंसर। सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na होता है। रासायनिक क्रमांक का 26 का सल्फ्यूरिक अम्ल डैश है। HNO3, H2SO3, HCl, H2SO4। तो अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कहते हैं H2SO4 को, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को। अम्ल मतलब एसिड होता है।
27 का कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है? तो शर्करा, कार्बनिक यौगिक, कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन। फिर से सुनिए, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप, हृदय गति, भूकंप, विद्युत धारा का प्रवाह। देखिए, एक सिस्मोलॉजी होता है, सिस्मोलॉजी। तो इसका जो सिस्मोलॉजी का उपयोग हम लोग भूकंप का अध्ययन करने के लिए करते हैं। भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। और सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या करते हैं? भूकंप मापने के लिए करते हैं। ठीक है, भूकंप को जानने के लिए कि भूकंप आया है कि नहीं आया, इसके लिए सिस्मोग्राफ लगाते हैं। और रिएक्टर स्केल होता है, रिएक्टर स्केल। अब इससे यह पता चलता है कि भूकंप आया तो कितना तीव्रता का आया। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम जो है रिएक्टर पैमाना का उपयोग करते हैं। तीन अलग अलग चीज है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी और रिएक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ से यह मालूम चल जाएगा कि भूकंप आया कि नहीं आया। अब आया तो कितना तीव्रता का आया, ये रिएक्टर स्केल से मालूम चलेगा। और अध्ययन जो करेंगे हम इसको सिस्मोलॉजी में करेंगे। ठीक है। 29 का, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कम से कम 10 बार आर्मी ट्रेनिंग में अभी तक आ चुका है हमारे नॉलेज से। ठीक है, निकाल के देखिएगा, पता चल जाएगा। स्नायु किसको जोड़ते हैं? तो मांसपेशियों को चमड़ी से, हड्डियों को हड्डी से हड्डी को, मांसपेशी को मांसपेशी से, या मांसपेशी को हड्डी से। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम स्नायु करते हैं। ठीक है, यहाँ लिगामेंट भी दे सकता है, लिगामेंट भी दे सकता है। ठीक है, स्नायु हिंदी हो गया उसका। और 30 नंबर प्रश्न जो है ये आखिरी प्रश्न है कि विद्युत का एक एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, कूलम, एम्पियर, वाट। फिर सुनेंगे, विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इस तरह से 30 प्रश्न आपके आ चुके। जय हिंद, मैं अमरजीत झा और आपके जुनून एप्लीकेशन में स्वागत है। और विकास ने आपको जीके जीएस बता दिया। हम देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का पहला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है ये। एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई। 40 रुपए की हानि हुई तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है इसमें। यानी कि एक आदमी है, वो घड़ी को 660 रुपए में बेच रहा है, तो उसको 40 रुपए की हानि हो रही है। तो बोला कि हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रयमूल। हानि गुणे 100 बटे क्रयमूल होता है, जो कि इसमें क्रयमूल नहीं दिया हुआ। ये विक्रयमूल है और ये हानि दिया हुआ। तो क्रयमूल क्या होगा? तो जो विक्रयमूल है, जिस रेट पे आप वस्तु को बेचे हैं, उसको और हानि को जोड़ देंगे तो क्रयमूल हो जाएगा। क्योंकि आपने जितना में खरीदा और जितना हम बेचे और जितना रुपए का हानि हुआ, यदि दोनों को जोड़ देंगे तब क्या निकल जाएगा? क्रयमूल निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्रयमूल क्या हो जाएगा हमारा? क्रयमूल 700 रुपए क्रयमूल हो गया। अब पूछ कह रहा था हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 40 रुपए हानि गुने 100 बटे क्रयमूल। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच गया 40। अब 40 में 7 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 7 6 से गुना करेंगे ज्यादा हो जाएगा 7 5 35 5, उसके बाद दशमलव, फिर हो जाएगा इसमें बच जाएगा 5, फिर 0 7 49, फिर 1, फिर 0, फिर 7 1 7, यानी कि वही 5.71% आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर हो तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 5 4 जोड़ देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 18 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 18 मीटर। 33 नंबर क्वेश्चन है, ये 64 है, इसके पावर ओवर 2 है, इसका मान क्या होगा? देखिए 64 को यदि हम तोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर है 64, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर और गुणे ओवर 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर 1 यानी कि 8 ही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि तो देखिए जो संख्या यहाँ पर दिया है उसको पहले तोड़िए। जैसे यहाँ माने कि 64 हम लिख दिए, तो इसको तोड़ेंगे
तो वो जो 2 से लगाएंगे तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको देखिए 1 2 2 का जवाब बनाएंगे, फिर 2 का, फिर 2 का, तो 2 × 4 2 × 8, यानी कि गौर से इसको देखिएगा। अगर या तो इसके पावर ज्यादा भी ला सकते, लेकिन इस यहाँ पे क्या दिया 1/2 दिया हुआ है और इसको हमको काटना है, तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, बच जाएंगे, तो 8 का पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, जब एक पासा को फेंका जाता है तो उसके कितने फलक हो सकते हैं? जब आप किसी पासा को फेंकते हैं तो उसमें तो 6 ही फलक होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 6। 35 नंबर क्वेश्चन है, 0.25 को भिन्न में बदलना है। ये है 0.25, इसको हमें क्या करना है भिन्न में बदलना है, और जब भी हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद जितना अंक है 1 पे उतना ही 0 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा। और यहीं पे यदि जैसे 1 बट्टा अगर 0.25 लिखा रहेगा तो ये दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 2 0 चला जाएगा, इसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 0.25, तो क्या हो जाएगा जब दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, इसको काट देंगे, 25 से कहेंगे 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 हो जाएगा ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1/4। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक विषम अंक 5 से भाज्य है तो निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई अंक होगा? करा कोई एक विषम अंक है जो 5 से भाज्य है। देखिए 5 से जो भाज्य होगा वो क्या होगा, जिसका एक अंक 5 होगा या 0 होगा, वही तो 5 से भाज्य होगा। तो 0 तो है नहीं ऑप्शन में इसमें, तो उसका एक क्या होगा 5 ही होगा, वही तो 5 से भाज्य हो सकता है। जिसके एक अंक में 5 होगा वही तो 5 से भाज्य होगा। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे कि विषम, तो जिसके लास्ट में 0 होगा, जैसे 10 है तो क्या हो गया सम हो गया, तो कहीं नहीं होगा। 20 0 5 से भाज्य तो ये भी है, 20 भी है, लेकिन ये क्या सम है, तो ये नहीं होगा। क्या कह रहा विषम कह रहा, तो जैसे मानिए यहाँ पे 5 ले लीजिए आप, 15 25 35, ये सब 5 से भाज्य और सब विषम भी है। इसका एक अंक क्या आ रहा 5 आ रहा, 5 5 5, क्योंकि 5 का व्यवस्था का नियम होता है कि जिसका इकाई अंक 5 या 0 हो, तो यदि 0 इकाई अंक हो जाएगा तो वो तो सम संख्या हो जाएगा, तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा विषम अंक, तो विषम अंक जो भी होगा उसका एक अंक क्या होगा 5 होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात ₹1040 हो जाती है। गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा कि एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात यानी कि 2 वर्ष के बाद ₹1040 हो जाती है। जब हो जाती है तो क्या हुआ, ये मिश्रधन हो गया। क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया, मिश्रधन हो गया। कह रहा उसके बाद, और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है तो ब्याज दर क्या होगा। दर पूछ रहा, क्या पूछ रहा, दर पूछ रहा, जबकि कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो 40 रुपया है। तो अगर 1040 मिश्रधन है और ब्याज जो है वो 40 रुपया है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन में से अगर ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन हो जाएगा। तो 1040 में से 40 को घटा देंगे तो मूलधन कितना निकल जाएगा, 1000 रुपया निकल जाएगा, क्या हमारा मूलधन निकल जाएगा। अब पूछ क्या रहा दर, तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज, तो ब्याज है 40, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, तो मूलधन 1000 गुने समय 2, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 0 से ये और 2 से ये 2 बार में, यानी कि 2% का क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन को, कह रहा एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात ₹1040 हो जाती है जब कहे यानी कि वो मिश्रधन है, और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है तो ब्याज की दर क्या होगा। तो यदि यहाँ पे ब्याज 40 रुपया दिया हुआ है और मिश्रधन 1040 है तो मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो मूलधन जो हमारा होगा, अगर मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन कितना निकल गया, 1000 रुपया। अब पूछ क्या रहा, दर पूछ रहा, तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, इसको काट देंगे तो कितना निकल के आ गया 2%, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार को
36 संतरा बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा कि एक दुकानदार को 36 संतरा बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत मैं पहले ही बताया था मैंने कि हानि गुने 100 बटे क्रयमूल, जबकि क्रयमूल यहां नहीं है, ये विक्रयमूल है, तो क्रयमूल बराबर क्या होगा? फिर विक्रयमूल और इसको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्रयमूल निकल जाएगा। तो क्रयमूल कितना हो जाएगा? 40 संतरा। तो हानि प्रतिशत, तो हानि गुने 100 अब बटे क्रयमूल 40, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा हानि प्रतिशत? 10%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से देखिए, एक दुकानदार को 36 संतरा बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटे क्रयमूल। अगर ये विक्रयमूल है और ये हानि है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्रयमूल निकल जाएगा हमारा। तो ये हो गया हानि गुने 100 बटे क्रयमूल। तो कितना निकल के आ गया? 10% हानि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर माप के कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो इसमें देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 100 प्लस 100 प्लस 25। तो तीनों को जोड़ देंगे तो रूट कितना निकल गया? 225। 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 माह, देखिए यहाँ पे 4 माह लिखा हुआ है, 4 वर्ष में 4 माह लिखा हुआ है, 4 माह में ₹600 पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। लेकिन यहाँ पे समय जो दिया हुआ है वो महीना में दिया हुआ है, तो इसको जब भी साधारण ब्याज निकलता तो वर्ष पे निकलता, ना कि महीना पे। तो जब इसको वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 4 को हम 12 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/3, 4 तिया 12, 1/3 आ गया। अब क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये 600 रुपया मूलधन है, तो हो जाएगा मूलधन गुने दर गुने समय और बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 रुपए क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 5% की वार्षिक, क्या कह रहा है यहाँ पे? 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर, 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 माह में क्या कह रहा? वार्षिक दर जो है वो वार्षिक है, लेकिन समय क्या दे दिया? महीना में दे दिया। इसको भी तो वर्ष में बदलेंगे। उसके बाद ₹600 पर साधारण ब्याज ज्ञात करना था। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यहाँ पे दर जो दिया हुआ है वार्षिक दिया हुआ है और समय महीना में है, तो समय को भी हम वर्ष में बदलेंगे, और वर्ष में बदलने के लिए एक वर्ष में 12 महीना होता है, इसलिए 4 में हम 12 से भाग देंगे तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया। 41 नंबर क्वेश्चन है, राम के पास ₹45,000 थे। क्या कह रहा? कि राम के पास ₹45,000 थे। कुल रुपए यानी कि 45,000, कुल रुपए का 2/5 भाग अपने बड़े बेटे और बची हुई भाग का 1/3 भाग छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितने रुपया बच गए? तो 45,000 का पहले 2/5 भाग निकालेंगे, तो 45,000 गुने 2/5, तो 5 इसको काटेंगे, क्या कितना बार में कट जाएगा? ये 5 9 45, यानी कि 9 दूना 18,000। तो 18,000 जो है ये अपना बड़े बेटे को दे दिया। तो क्या करेंगे? 45,000 में से 18,000 घटा देंगे। 45,000 में से 18,000 को क्या करेंगे? हम
घटा देंगे तो 0 को 0, 0 को 0, 0 को 0 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो 7, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कितना बच गया? 27,000। अब 27,000 का 1/3 भाग जो है वो छोटे बेटे को दे रहा है। 27,000 का 1/3 भाग, तो जब इसका हम 1/3 भाग करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 9,000 जो है वो छोटे बेटे को दे रहा है। तो बचा कितना था यहाँ पे? 27,000। तो 27,000 में से 9,000 घटा देंगे। 0, 0, 0, 0, ये यहाँ पे आ जाएगा 1, 17 में से 9 गया 8 और ये 1, यानी कि 18,000 रुपया जो है वो राम के पास बच गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए फिर से कह रहा था कि राम के पास जो है 45,000 रुपया थे, यानी कि उसके पास 45,000 रुपया था। कुल रुपया का 2/5 भाग अपना बड़े बेटे को दे दिया, तो कुल रुपया 45,000 का 2/5 भाग 18,000 हुआ। तो 18,000 जो है बड़का बेटा के दे दिया, उसका बच कितना गया? 27,000 बच गया। अब 27,000 का 1/3 भाग छोटा बेटा के दे दिया। 27,000 का 1/3 भाग हुआ 9,000, तो 9,000 छोटका बेटा के, तो 27,000 में से 9,000 जब घटा देंगे तो बच कितना जाएगा? 18,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 18,000 रुपया। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है वो 5:3 है। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो हम पुरुष की संख्या 5x मान लेंगे और महिला का 3x। अब क्या कह रहा कि गांव में जो है वो 800 पुरुष है। यहाँ पे अनुपात कितना था ये माने हैं? 5x माने हम पुरुष का, तो 5x बराबर 800। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 800/5, तो 5 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 16 और एक ये 0, 16 85। फिर से देखिए, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। उनका अनुपात दिया हुआ है, तो पुरुष का मान लिए 5x, महिला का मान लिए 3x। तो 5x बराबर 800 दिया हुआ, क्योंकि इसका अनुपात दिया हुआ और संख्या भी दिया हुआ, तो x बराबर क्या निकल के आ गया? 160। अब पूछ कर रहा महिलाओं की संख्या, तो 160, तो महिला कितना? 3, तो 3 गुने 160, 16 तिया 48 और 1 0, यानी कि 480 क्या है? महिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस न्यूनतम अंक से इस 87-88 को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन होता है। कह रहा कि निम्न में से किस न्यूनतम अंक से इस 87-88 को विभाजित करने पर भागफल जो है, भागफल एक पूर्ण घन होता है। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो 87-88 है, 2 बार में लगाएंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 9 दूना 18 और 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, उसका 2 1 है 2, बच गया 2 नंबर 18, उसका देख 2 7 14, 21 97। 2197 जो है, इसलिए मैंने बताया था कम से कम 15 तक क्यूब याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर उसको तोड़ने में देखिए इसमें ना तो 2 से भाग लेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, 10 से, ना 11 से, ना 12 से इसमें भाग लेगा तो 13 से, क्योंकि ये 13 का क्यूब है। इसलिए जब तक अगर क्यूब आपको कम से कम 15 तक ध्यान में नहीं रहेगा तो इसमें परेशान हो जाओ, किसी से भाग नहीं लग रहा। देखो 9 7 16, 1 17, 2 19, तो 3 से कभी भाग नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, क्लियर। 2 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगा, 4 से नहीं लगेगा, लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटा, ना कि लास्ट का 2 अंक 0 4 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कट रहा है। 7 से विभाजता का नियम क्या है कि लास्ट का अंक को 2 गुना करके इसमें से घटा, 7 से काट के देख लीजिए, 7 21 और फिर बच गया 9, तो 7 1 27, 7 से कटेगा नहीं, तो 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 12 से भी नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा 13 से, क्योंकि ये 13 का क्यूब है। तो देखिए 13 यहाँ पे लिखेंगे तो 13 का ये 13, उसका बच क्या गया 13 और 13 7 1 8 89 बच गया। तो जैसे देखिए 13 के कहीं 13 और 13 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21, तो यह हो गया 89। तो 13 का 13 दूना 26, ये हो जाएगा आपका 6 बार में, और फिर बच जाएगा 117, 13 नामा 117, 169 और फिर 13 से लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर है तो 13 हो जाएगा। तो अब जो कह रहा था यहाँ पे
कि निम्न में से किस न्यूनतम अंक से इसको विभाजित करने पर भागफल जो है वो पूर्ण वर्ग होगा अथवा पूर्ण घन होगा। क्या क्या होगा? पूर्ण घन होगा। तो ये जो संख्या है ये क्या है? पूर्ण घन है 2197। 2197 जो है ये पूर्ण घन है। किसका घन है? तो 13 का घन है ये 2197, क्योंकि 3 को 13 मिल गया, यानी कि 13 का घन क्या होता? 2197 हुआ। तब ये 2 दूना कितना होगा? 4। तो 4 से अगर इसमें भाग देंगे तो हमारा भागफल तो यही आएगा। अगर 4 से इस संख्या में भाग देंगे तो भागफल तो यही आएगा हमारा। तो ये क्या है? पूर्ण घन है एक। तो फिर से देख लीजिए भाग दे करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 87 और 88। इसमें 4 से भाग दे दीजिए, तब तो भाग देके यहाँ पे तोड़े हैं, एक बार दे करके देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, कट जाएगा 7, 4 कहीं 4, घट का जाएगा 3, 8, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 नंबर 36, फिर घट का जाएगा 2, फिर 8, उसके बाद हो जाएगा 4 सत्ते 28, यानी 197। तो 2197 जो है वो क्या? पूर्ण घन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि यदि हम 4 से भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वो 2197 आएगा, जो कि 13 का घन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, और जो घन आ जाएगा उसके बाद जो संख्या बच जाएगा उसको गुना कर दीजिएगा, उसी संख्या जब उसको भाग दीजिएगा तो भागफल आपका यही आएगा 2197। 44 नंबर क्वेश्चन है 12, 24 और 30 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो 12, 24, 30। पहले 2 से लगाएंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 15 दूना 30, फिर 2 से 3 दूना 6, 6 दूना 12, 15। अब 3 से लग जाएगा, 3 के 3, 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो हो जाएगा 15 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन 102 का स्क्वायर, 102 गुना 102 हो जाएगा, हो जाएगा 102 और 102 को गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, उसके बाद 2 को 0, 2 कहिए 2, उसके बाद फिर इसको 0 0 0, 1 से गुना करेंगे 2 0 1, हो जाएगा 4 0 4 0 1, 1 0 4 0 4। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। जो कि रीजनिंग का सवाल है, जिसमें 46 से लेकर के 50 तक जो प्रश्न आएंगे वो आपको रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के लिए मिलते हैं। अभी तक 45 प्रश्न तो हो चुके। ये ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। कहता है एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। देखिए, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कि वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यह हुआ क्वेश्चन। अब इसको बनाते हैं कैसे? देखिए, लड़की के लिए हम जो है शून्य लिख देंगे और गोल घेर के माइनस का, लड़का के लिए क्या करेंगे? पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसमें श्रेणी होता है। अपने उम्र के आदमी को एक श्रेणी में रखेंगे रिश्ता में, दादाजी के रिश्ते को ऊपर रखेंगे, पप्पा के बीच में रखेंगे, बेटा बाल बच्चा को नीचे रखेंगे, मतलब श्रेणी होता है इसमें। तो कहता है एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, राजू सबसे पहले राजू को लीजिए, राजू क्या हो जाएगा? एक लड़का हो जाएगा प्लस। राजू ने कहा वह मेरी पुत्री, राजू की पुत्री तो नीचे चली जाएगी तो माइनस, राजू की पुत्री के पिता, राजू की पुत्री का पिता मतलब राजू खुद हो गया, पुत्री के पिता का पुत्र है, पुत्री के पिता का पुत्र है। ठीक है, तो जखनी राजू के पुत्री के पिता का पुत्र हुआ तो क्या होगा? राजू का भी पुत्र हो जाएगा, तो बगल में डाल देंगे। अब ये दोनों में भाई बहन का रिश्ता हो गया। तो राजू का उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? भैया राजू का इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित हो गया? तो जब ये बेटी हो जाएगी
तो ये ऑटोमेटिक है कि बेटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस लगा है, इसमें प्लस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, राजू इसका कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए, लड़का के लिए हम प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे, लड़की के लिए माइनस का संकेत करते हो। राजू ने कहा, तो ये है राजू। राजू ने क्या कहा, वह मेरी पुत्री के, राजू के पुत्री, राजू का पुत्री, पुत्री के पिता का पुत्र था। राजू के पुत्री मतलब खुद हो गया, उसका पुत्र है, नीचे पुत्र आ गया, तो पुत्र का आप कौन लगेगा, तो पिता लगेगा, ऑटोमेटिक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको 6, 13, 25, 51, 101, तो क्या किया है देखिए, 6 गुने 2 प्लस 1, 6 गुने 2 प्लस 1 बराबर 6 दूना 12, 1 13। ठीक, 13 गुने 2 माइनस 1, तो 13 दूना 26, 1 माइनस तो 25। फिर देखिएगा कि 25 गुने 2 प्लस 1, तो कितना, 25 दूना 50, 1 51। आगे क्या किया है, 51 गुने 2 माइनस 1, तो 51 गुना होता है 102, और माइनस 1 मतलब 101। तो आगे हम क्या, पहले बढ़ाया, फिर 1 घटाया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया, तो फिर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो 101 गुने 2 प्लस 1, तो 202 और प्लस 1 बराबर 203। तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है, 203 इज द राइट आंसर। समझ लीजिए फिर से क्या कर रहा है, 1 में 1 2, 6 में 2 से गुना करके 1 बढ़ाया, 13 में 2 से गुना करके 1 घटा दिया, फिर गुना बढ़ाया घटाया। चलिए, जिस तरह से मार्च का संबंध वर्ष से है, वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, समझ लीजिए 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च क्या होता है, महीना हो गया। मार्च ये क्या है, महीना है, अब महीना किसमें होता है, वर्ष में गिनती होता है। जिस प्रकार मार्च का संबंध वर्ष से है, उसी प्रकार गर्मी क्या हो जाएगा, गर्मी, ठंडा, उसका बरसात, बसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब ऋतुएं होती है, ऋतु में आ जाएगा ये सब। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, CAT कैट को DDY लिख दिए, तो BIG को क्या लिखेंगे, तो देखिए CAT कैट को क्या लिखे, DDY। ठीक है, तो C में प्लस 1 कर दिए तो D हो गया, A में प्लस 2 कर दिए तो क्या हो गया, D हो गया, और T में क्या किए थे, STUVWXY, T के बाद क्या होगा, UVWXY, मतलब पहले 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, अब 4 दोगुना कर रहे हैं, 1 दूना, 1 के बाद 2 किए, 2 के बाद 4 करेंगे, T के बाद क्या होता है, TUVWX, अगला Y, 4 बढ़ा दिए तो क्या हो गया, Y हो गया। ठीक है, तो यहां Y आ गया। देखिए उसी तरह इसको आप करेंगे, B में 1 बढ़ाते हैं तो क्या आता है, C, I में 2 बढ़ाते हैं तो I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है JKL। ठीक है, L आ गया। अब G में क्या करेंगे, 4 बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 के बाद 4 बढ़ेगा, HIJK, चौथा के बाद क्या आएगा, 4 बढ़ने का, पांचवा क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, तो आ जाएगा CLL। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। फिर समझिए क्या कहता है, पहले 1 गुना 1 किया, 1, उसके बाद जो बढ़ा, मतलब उसका क्या किया, 1 के बाद 2 बढ़ाया। ठीक है, 2 के बाद इसको डबल कर दिया, 4 बढ़ाया, अब आगे 8 बढ़ाता। ठीक है, तो वही सेम यहां पे किया है, 1 2 4, तो हम भी करेंगे 1 2 4 बढ़ा देंगे, हो गया। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है ये। कहता है एक पंक्ति में एक सिरे से, कोई एक पंक्ति है देखिए,
पंक्ति में पंक्ति है ये टोटल, और एक पंक्ति में एक सिरे से 7वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पे है, तो उस पंक्ति में कुल कितने आदमी है? तो एक, ये मान लीजिए ये आदमी हो गया, एक तरफ से 7वां है और एक तरफ से क्या है 11वां है, टोटल पंक्ति में आदमी पूछ रहा है। तो जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो दोनों सिरे को क्या करेंगे, 11 + 7 जोड़ के -1 कर देंगे, मतलब कि क्या 18 - 1 = 17। ऐसा क्यों करते हैं ये समझिए। पंक्ति मान लीजिए ये है, इसमें एक आदमी को इधर से भी गिन दिया है और इधर से भी गिन दिया है। एक आदमी को आप एक ही बार गिन सकते हैं, इसमें 2 बार गिन दिया है, तो 2 बार गिनने के वजह से इसलिए 1 माइनस कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए अगर कह रहा है कि एक तरफ से 7वां है तो 1 2 3 4 5 6, ये पीला वाला को 7वां मान लिए, ठीक, और एक तरफ से कितना 11वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ये हो गया 7वां और पीला वाला 11वां। टोटल गिन के देखिएगा तो 11 12 13 14 15 16 17 ही आएगा। मतलब पहले दोनों तरफ दोनों को जोड़कर -1 करना है, उत्तर निकल जाएगा। अगर दोनों तरफ का दिया रहे और टोटल निकालना रहे तो क्या करें, दोनों तरफ को जोड़कर -1 कर देंगे। इस तरह से मॉडल सेट नंबर आपके ट्रीटमेंट के 1 समाप्त होते हैं। अब आप लोग पहले आप पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ में देखिए, पहले पीडीएफ आएगा, पीडीएफ को आप देख लीजिए कि कितना आपका सही होता है, उसके बाद इसको सॉल्व को बनाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और